जनता के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ये बात पहुंचे, जागरूक नहीं, ट्रेंड एक्सपर्ट लड़ाकू आदमी है, अपनी मांगों के विषय में सचेत है, जागरूक है, अपने हक की लड़ाई को जानने के लिए जुझारू है, इनके अंदर लड़ाई का दिखापन है, तो व्यवस्था को सब लोग बैठ जाएं, अपने अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं और जोरदार नारों से बहन जी का स्वागत करेंगे हम लोग। बहन जी पर खड़ा होकर बहन जी शांति का माहौल मिले। धन्यवाद। पीछे के साइड से होते हुए पीछे पंडाल में बैठ जाए, क्योंकि पीछे की साइड में हमारी जो जगह है काफी खाली पड़ी है, आपके बैठने के लिए विशेष प्रबंध है। पीछे आप बैठ जाए, और अगर हम सभी इस व्यवस्था बनाने में साथ देंगे तभी जाकर के हमारा प्रोग्राम भी कामयाब हो पाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्लीज यहाँ पंडाल में बैठने की कोशिश करें। आए हुए सभी मेरे नौजवान भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, मैं जो बाहर में है हमारी पार्टी के वर्कर, मेरी सबसे विनती है, हमारे जो नेता हैं पार्टी के, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 मिनट से ज्यादा आपका समय ना लें, 2 मिनट में आपको अपना मैसेज दें और अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद आज आप सभी को पता है कि हमारा प्रोग्राम जुलूस का है, यहाँ से जुलूस चलेगा और डीसी साहब को हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन देंगे जिसमें हमने अपनी डिमांड रखी है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जुलूस को और गूंगी बहरी सरकार को ये दिखाना है कि आज हरियाणा का गरीब किसान मजदूर गरीब बैकवर्ड सब एक हो चुका है। अब सरकार के झूठे नामों से बात करने वाले नहीं है। अभी आधा घंटा तक हमारी जो भी बाहर की गाड़ियां हैं वो रोहतक में पहुंच जाएंगी। जैसे ही जनता यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से आगे जिप्सी चलेगी और उसके पीछे आप सब बड़े प्यार प्रेम से एक होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चलेंगे। हमने सरकार के खिलाफ जो पट्टियां बनवाई हैं वो आप सब अपने हाथों में लेंगे के लिए तैयार हैं और जुल्म जाति को कभी भी सहन नहीं करेंगे। यहाँ अभी कोई स्पीच नहीं दे रही, यहाँ हमारे पार्टी के दूसरे नेता बोलेंगे, उसके बाद जुलूस यहाँ से चलेगा।
और डीसी ऑफिस में पहुंचकर मैं अपना भाषण दूंगी, क्योंकि आप लोग तो सब जानते भी हैं और हम आपस में सुनते भी हैं। आज हमने जो अपनी बात सुनानी है या जो बात करनी है वो यहाँ के प्रशासन को और हरियाणा की सरकार को सुनानी है। इसलिए हम अपनी बात डीसी ऑफिस पहुंचकर वहां करेंगे और मजबूती से करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि शांतिपूर्वक आप बैठें और जो हमारी गाड़ियां भी रास्ते में हैं उनका इंतजार करें और हमारे नेताओं के विचार बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सुनें। धन्यवाद। तो मैं अब अनुरोध करूंगा रामदिया संगरोली जो हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं कि वो 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें, ताकि जनता को ये पता चले कि हमारी पार्टी में जो बहुजन संघर्ष पार्टी कांसीराम पार्टी है, इसमें काम करने वाले, मेहनत करने वाले संघर्षशील कार्यकर्ता कौन कौन से हैं, जो हमारे पूर्ण रूप से पूरा जोर लगा करके जिन्होंने ये संघर्ष करके आज दूर से मुख्य अतिथि सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। और महंगाई के खिलाफ आज यहाँ जुलूस निकाला गया है, आप सभी को मिलकर इसको जुलूस को कामयाब करना है। जय भीम, जय कांसीराम। मेरी आज की जो दलित या गरीब संगठन की संस्थापक या पार्टी की हमारी जो पार्टी साहब कांसीराम के नाम से जो इनका नाम रोशन करने के लिए बहन कांता आलड़िया जिनका संघर्ष कई सालों से चला हुआ है, मैं बामसेठ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी रहा। हमने काम किया बहुत जोरों पर दलित समाज के लिए। मैं भी आज हमारे जो मिलिट्री के मेजर हमारे माननीय केदार शर्मा, उन्होंने टेलीफोन किया तो मैं भी बड़े चाव से यहाँ आया और मुझे पता लगा और मैं बड़ा खुश हुआ। आज जो ये प्रोग्राम, ये जो सरकार है, इसको जगाने के लिए बहन आलड़िया जी ने जो प्रोग्राम बनाया है, मैं उसका आभारी हूँ। और मैं अपने समाज की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो भी तन मन और धन की जो सहायता मांगेंगे, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और जो आज मुद्दा है, और ये मुद्दा आज का नहीं, ये वर्षों पुराना मुद्दा है। हमारा देश आजाद हुए 60 साल से ऊपर हो चले हैं, लेकिन गरीब की हालत पहले से बदतर होती चली गई। और माफ करना, हम भी इसके बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, हम जागे नहीं। मैं खासकर अपनी बहन आलड़िया जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही जुनून पैदा करें। और मैं अपनी बहन और बेटियों से प्रार्थना करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर हर गांव में जितनी भी आई हैं, इस सारे अक्षेत्र से, रोहतक हो या सोनीपत हो या झज्जर हो या हमारा कोई भी इलाका है, आप ये बात घर घर में पहुंचाएं और सभी आलड़िया बने, इसके लिए संघर्ष करें। और मैं अपने नौजवान भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं, जो हमारे हालात हैं बेरोजगारी के हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ही कहने के लिए है। मैं कर्मचारी प्रिंसिपल रहा, 40 साल नौकरी करी और संघर्ष किया। मैंने चौटाला और इस जो ये आज ये सरकार बैठी है, पिछले 4 साल से भी हमने संघर्ष किया और अब भी ये 5 साल आपके संघर्ष से निकलेंगे। ये याद रखना, ये कुछ नहीं देने वाला है। यदि आपकी एकता बनी रही तो कुछ लेंगे, अगर आपकी एकता नहीं रही
तो आपका जो वही दिन होगा जो हमारा अंग्रेजों के समय में हमें जो है दास बनाया गया था, मुसलमानों के समय जब हम दास थे, तो वो दिन दूर नहीं है। आप इनके कहने पर जो भी है आप तैयार रहें और संघर्ष का बिगुल बजाएं। हम तो संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय काशीनाथ। आज इस सभा के अध्यक्ष मैडम कांता लड़िया जी, स्टेज पर विराजमान केदार सूबेदार मेजर केदार शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मातृशक्ति नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2-3 बातें आप लोगों के बीच में मैं अपनी शेयर करना चाहूंगा। आपने विगत में हिंदुस्तान सत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, उनके लीडर जया जेटली, फर्नांडीज, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, तरुण तेजपाल पत्रकार ने उनका खुलासा किया, बाकायदा टेलीविजन के ऊपर दिखाया कि ये लोग रुपये लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। आप लोगों ने टेलीविजन के ऊपर प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से काफी बारीकी से इसको समझा, देखा। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था, जिसमें बंगारू लक्ष्मण, जया जेटली, फर्नांडीज, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सभी लोग रुपये लेते हुए टेलीविजन पे एक पत्रकार साथी ने दिखाया। उसके बाद हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार बनी, अंडरवर्ल्ड का सरगना कृष्ण देसाऊ, उसका भाई थी भरत सिंह ताई, नजफगढ़ टिकट दे दी और एक माफिया तैयार कर दिया हरियाणा में। बेरोजगारी की लाइन है हमारे हरियाणा में, एक माफिया तैयार कर दिया। प्लाट घेर लो, 3 सिपे बादशाह अपनी मोटर में, अपने स्कूटर में, वो बेटी ठीक ढंग से बैठ कर नहीं जा सकती है। हाथ चौटाला की सरकार ने किए। लोगों ने परिवर्तन चाहा, कांग्रेस की सरकार बनी हरियाणा में, और उसने बनने के बाद क्या किया, एक नारा दे दिया, हरिजनों को 100 गज के प्लाट दूंगा, पानी की टंकियां दूंगा, वाटर कनेक्शन फ्री दूंगा, कर्जे माफ होंगे, फलान होगा, टिमकाड़ा होगा। और मीडिया के माध्यम से टेलीविजन चैनल खरीद लिया और उस पर दिखा दिया नंबर 1 हरियाणा। लेकिन हम पूछते स्टेज के माध्यम से, गोवाना में दलित बस्ती में आग लगी, हरियाणा में पहली बार हुआ। हीरो होंडा के मजदूरों पे लाठीचार्ज हुआ, हरियाणा में पहली बार हुआ। लिबर्टी के मजदूरों पर लाठी चली, हरियाणा में पहली बार हुआ। रोहतक के अंदर एक शिक्षिका मैडम, उसको ऊपर नियति के ऊपर गोली चलाई गई, ऐसा भी पहली बार हुआ। लोग है इसी सरकार पहली बार बनी है जिसमें इतने बोझे रहे काम हुए। आप आंकड़े पढ़ोगे आपको पता लगेगा, बलात्कार की, छेड़छाड़ की, लूटपाट की घटनाएं रोजाना बढ़ रही है। पिछले 4.5 साल में हरियाणा की सरकार ने इतने बिगाड़ के काम कर दिया, बारिशों शर्मा गई है। आप हौलदार चुप ऊपर करेंगे, लोग बैठे हो, मैडम कांता लड़िया की सेना के, आप जागरूक लोग हैं, आप समझने की कोशिश करते हो, जानते हो, मानते हो इस बात को कि मैडम जी जो है सही निशाने पे सही हिसाब से लड़ाई लड़ रही है। ये पॉलिटिकल लड़ाई ना होकर के जन आंदोलन भी है, समाज सुधार का भी आंदोलन है। मैडम जी ओनली सिर्फ पार्टी राष्ट्रता की ताकत प्राप्त करने की बात नहीं करती, इस समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी क्रांति की बात भी करती है। इसलिए आप लोग इनके हाथों को मजबूत करो, समय की पैगंबर है, ये दुर्गा है, इसके हाथों को मजबूत करो। अगर इनके हाथ मजबूत हुए तो किसान का, मजदूर का, छात्र का, महिलाओं का, सबका भला होगा। उसने गीता में कहा है कि मैं कर्म किए जाओ फल तो वो देगा। अरे आप जैसे आप जोश से काम कर रहे हो उसका फल मिलेगा। और मैं सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष कांता लड़िया जी, केदार शर्मा जी, मेरे हनुमान सरदार सरपंच रमेश निम्बल, धर्मवीर निम्बल और भाई
शक्ति में दया यादव, मंजू यादव, माया, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता सच्चाई रूप से हैं, सच्चे हैं, उनका नाम मेरा ठीक सुन। बाकी मैं बहनों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं आजकल बोलना कम कर दिया, भाषण कम देता हूँ, लिखता जाता हूँ, इसलिए मेरी बातें कहने के लिए मासी नंदराम आर्य जी आए हुए हैं, वो दोस्त पद आपके सामने कह देंगे। बाकी माँ जय श्री। होठों पे हकीकत की सदाकत रहने दो, इस जमाने को यूं ही मुझसे खफा रहने दो। कितनी अच्छी बात। लोग हर तज़किराए गम पे हंसा करते हैं, लोग हर तज़किराए गम पे हंसा करते हैं, दिल के जख्मों को तबसुम में छुपाए रहने दो। प्रेमी सुनो, मेरी तवाही पे तुमको भी बहुत रंज सही, यह इनामत की है, नवाजिश यह सजा रहने दो। मेरे होठों पे हकीकत की सदाकत रहने दो, इस जमाने को यूं ही मुझसे खफा रहने दो। रहबरे रहनुमाई ना करो रहबरो, हमको मालूम है मंजिल का पता रहने दो, हमको मालूम है मंजिल का पता रहने दो, इस जमाने को यूं ही मुझसे खफा रहने दो। चिराग महासिंह राह दिखाएंगे, जला रहने दो। तो प्रेमी सुनो, ये महासिंह जी के कुछ शब्द आपके सामने बोले, लेकिन जो आप इस बात को लेकर के आप और हम सब चल रहे हैं कि आज एक गरीब सा इंसान जो कि अपनी दाल रोटी खा करके कमा करके गुजारा कर लिया करता, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार में उसके नसीब में वो दाल रोटी भी नहीं है। सबसे छोटी बात है प्रेमी सज्जनों, कि ये समय बदलने का आपके हाथ में होता है। आप वो ताकत है, चाहे जिसको भी बदलना चाहे बदल सकते हैं। तो एक गीत के द्वारा मैं आपको दर्शा रहा हूँ। समय मेरा अब देखिए दुनिया में कोई नसान की, अब पल में क्या से क्या कर दे, मर्जी है भगवान की। फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर
धारा कोई ला नहीं सकता। तो दोस्तों ये बात तो सही है, अगर आंखों में स्याही अंगूठे द्वारा डालें तो सारी आंख काली हो जाएगी। तो बहन जी कहती है कि बैठ जाओ, यही गुण आपके पास। जी हाँ, तो बैठ जाओ। उसके बाद दूसरी का नंबर पर जाता है, ये कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो हमारी बहन की तरह बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप कैसे बड़ी। तो दोस्तों ये कहते हैं जब सुगन का काम होता है, चाहे अंगूठी 5,000 की या 10,000 की या लाख की, तो सबसे पहले मेरे उंगली में डाली जाती है, किसी में नहीं डालते। देंगे तो मेरे को कर्जा कौन देगा, क्योंकि मैं काम तो कर सकता नहीं। तो फैसला करने वाला बोला कि आप भी बड़े नहीं है, अगर आप बड़े हैं तो इन 4 उंगलियों के साथ बड़े। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो रहा है, हम सभी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, कोई कहता वो छोटा है। हम कोई छोटे बड़े नहीं है, लेकिन हमारे अंदर फूट है। इसलिए मेरे दोस्तों अगर हम किसी पे भूल जाएंगे, अंगूठा मारेंगे, कुछ पहुंचने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों हम जो 4 उंगलियों अंगूठे के साथ मुट्ठी बंद करके अगर हम किसी के मुंह पर मुक्का मारेंगे तो दोस्तों जबान उसका बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों आज जरूरता एकता की आज और पार्टी के सीनियर नेतागण और आए हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों और मातृशक्ति, आप लोगों को आज इसलिए बुलाया है कि ये सरकार जो है आप लोगों को न्याय नहीं दे सकती। सरकार का काम होता है शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली और रोजगार, ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन ज्यादा समय तक कांग्रेस ने आपके ऊपर राज किया है। कांग्रेस दोस्तों कूड़े का वो ढेर है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कांग्रेस कूड़े का वो ढेर है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई रूपी मच्छर पर। इंसान के साथ 2 चीजें होती हैं, एक होती है स्थिति, एक होती है नीति। स्थिति से गिर जाने के बाद जिस प्रकार की स्थिति डाउन हुई है, उस प्रकार का उस इंसान को साथ दे करके, सहारा दे करके खड़ा किया जा सकता है। जैसे कोई फाइनेंस में टूट गया, उसको पैसे का काम दे करके उसको काम किया जा सकता है। बीमार है उसको इलाज करा के खड़ा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो नीति से गिर जाता है, जो नीति से गिर जाता है, कोई ताकत नहीं है कि उस इंसान को कोई खड़ा कर दे। वो है ये आपकी कांग्रेस की सरकार। क्योंकि आपको ये पता है कि रोजगार आज के जो हमारे नौजवान हैं, अगर घर में एक छोटा सा काटड़ा गुम हो जाता है, काटड़ा भैंस का पाटा, बैटरी लेके सारी रात कीकरों में ढूंढते हैं, हमारा काटड़ा दे क्या, काटड़ा दे क्या, सिर्फ 1000 रुपए का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा। लेकिन जिस जवान ने खानदान को चलाना है और इस देश प्रदेश को चलाना है, वो रात को ये पता नहीं है वो कब आता है और कब सोता है और कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता है। ये युवा पीढ़ी का इतिहास है। दोस्तों अगर देश को अच्छी दिशा देनी है तो युवा पीढ़ी को अपने आप को सुधारना होगा। मैं बोलता हूँ ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसके साथ में ये सामाजिक आंदोलन भी है। जो जवान लड़के, जो जवान आदमी जिन्होंने देश प्रदेश को चलाना है, वो दारू के शिकार होते जा रहे हैं और किसी भी बहू बेटी की कोई इज्जत और सुरक्षा नहीं है। मैं इसलिए सारी चीजों का धन्यवाद इस सरकार को कहता हूं। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती कोई भी सरकार हो, हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, उसका कोई लिमिट होती है, लेकिन रोजगार दे सकती है सरकार। 5-10 गांव के बीच में फैक्ट्री लगाओ, उसके अंदर 80% लोग उस इलाके के भर्ती हो जिस इलाके में फैक्ट्री है, 20% लोग बाहर के ले लो, टेक्निकल इंजीनियर जो भी है। लेकिन यहाँ पर तो 80% तो बिहार, यूपी, मद्रास, बंगाल बना हुआ है। हमारे जवान युवा पीढ़ी भूखी पर बैठी रहती है और वो उकड़ू बैठ जाते हैं। बगैर रोजगार के शादी नहीं होती है और शादी नहीं है तो उसका थान बनता है, पत्थर बनता है, 5 ईंट लगती है दोस्तों। उसको थान पत्थर भूत जोनी से बचाने के लिए आप लोग ये संघर्ष करें कि सरकार हमारी आवाज को सुने। और जो बहन कांता लड़िया ने ये बिगुल बजाया है, ये इनकी मन की सोच नहीं है, ये सारी जनता की आवाज है। मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहन जी का टाइम हो गया है, डीसी को ज्ञापन देना है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, पूरे समाज को, ऐ दोस्तों
लिए आप लोगों ने तन मन धन से बहन जी का साथ देना होगा। और मैं इस सभा के अंदर प्रतिज्ञा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को, अपने गरीब लोगों को मैं जोड़ने का काम करूंगा जब तक अपना शरीर में जान है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं बहन जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये हमारी आत्माओं की जो आवाज थी उसको लेकर के सक्रिय कर करके सरकार का विरोध किया है। मैं उनके लिए लालचंद लाड़िया जी जिंदरगढ़ से वो भी एक गुलदस्ता बहन जी को भेंट करेंगे। धन्यवाद। सभी लोग आपस में बहुत सम्मान भी करते हैं, प्यार भी देते हैं। और आप ये महसूस मत करना कि हम भी माला डालना चाहते थे, हम भी कुछ भेंट करना चाहते थे और हम क्यों वंचित रह गए। मैं आज आप सभी से एक प्रार्थना जरूर करूंगी कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे सम्मान की भावना होती है, लेकिन मैं आप लोग मुझे आत्मा का, भावना का जो सम्मान दे रहे हैं और समाज की लड़ाई के लिए जो दिन रात आप मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए इस सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं शुरू से ये प्रार्थना करके आई हूँ कि अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों के द्वारा लाए हुए फूलों के हार अपने गले में डालूं। मैं आज एक ऐलान आपके बीच में करना चाहूंगी और मेरे नौजवान भाई, सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, ये आप जरूर सुनना इस बात को और सुनकर ये नहीं कि एक कान से दूसरे कान से निकाल दें, इसको अपने दिमाग में बैठाना। कोई भी हमारा पार्टी का वर्कर आज नहीं, जब तक हम राज सत्ता प्राप्त नहीं कर ले, जब तक हम गरीबों को उनके अधिकार नहीं दिलवा ले, तब तक आप मेरे को ना कोई माला पहनाएगा, ना कोई पैसे भेज करेगा। हमारे देश को आजाद करा था, ऐसे ही मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जब तक हरियाणा में बसने वाले हर गरीब आदमी को, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो या हो, उनके बुरे कुकर्मों से आजादी नहीं दिलवा लूंगी और आपके अधिकार आपको नहीं दिलवा लूंगी। मैं किसी की माला ग्रहण नहीं करूंगी। मंत्री के आदेश हुए प्रशासन पर कि कोई झंडा ना लगे, कोई पोस्टर ना लगे और हमारे झंडे पोस्टर से फड़वा दिए, लेकिन मुकाबले में मैं इनकी बुआ लगती हूँ। इन्होंने 20 आदमी उतरवाने के लिए लगाए, मैंने 50 आदमी लगाने के लिए लगा दिए शहर में और पूरे शहर में झंडे उड़ने लगे। और मैंने यहाँ के प्रशासन को चेतावनी दे दी कि अगर हमारे झंडे और पोस्टर नहीं लगे तो आने वाले समय में किसी पार्टी के नहीं लगने में चैलेंज करती हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक जुलूस को चलाएं, क्योंकि हमारा मकसद सरकार को हिलाना है, सरकार को गिराना है। हमारा मकसद है अपने हकों की लड़ाई लड़ने का। सरकार गुस्ताखी करेगी, बेईमानी करेगी, हमारे लोगों को भड़का सकते हैं। इसलिए जुलूस को बहुत प्यार से, प्रेम से, तरीके से लेकर चलना है। मेरी माताएं, बहनें बैठी हैं।
जरूरी है बोलो। सोनिया जी की मम्मी है, सोनिया जी की मम्मी है, सोनिया जी की मम्मी है। जगत बदल दो, ताज बदल दो, मानो का राज बदल दो, जगत बदल दो, ताज बदल दो, मानो का राज बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
यहाँ पर इकट्ठा हुआ सारा जनसमूह और जिन मांगों को लेकर आप लोगों ने शहर में पैदल मार्च किया है वो आप सभी को पता है, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 2 मिनट शांतिपूर्वक बात सुनो, फिर जो हमारा काम है वो अपना काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से रोहतक डीसी के माध्यम से हरियाणा में जितनी भी जन समस्याएं हैं उनको लेकर आज हम मैदान में आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी और यहाँ के गुंगे बहरे प्रशासन को भी बताना चाहूंगी कि जब भी गरीब आदमी रोड पर आता है तो उस सरकार का विनाश जरूरी हो जाता है। 5 साल तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और आज भी दोबारा हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि हुड्डा साहब ने जो वायदे किए, जो नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया, क्या एक भी काम आज तक पूरा हुआ है? आज अखबारों में, टीवी पर दिखाया जाता है कि हरियाणा में गांव में रहने वाले सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लाट दे दिए, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि किसी भी गांव में एक भी प्लाट नहीं दिया गया। बताइए आप, है या नहीं है? हुड्डा सरकार ने बदनाम किया गरीबों को कि हमने गरीबों के बीपीएल के कार्ड बना दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ और इन अधिकारियों को भी चेताना चाहती हूँ कि जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं उनके आपने राशन कार्ड बना दिए और झोपड़ी वालों के राशन कार्ड बनाए। क्या ऐसा है? हालात खराब हो चुके हैं, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। हमारे पुलिस में हमारे नौजवान भाई हमारे जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, चोर बाजारी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। वो कुछ लोगों ने सारे प्रशासन को बदनाम कर रखा है। क्या यह है? नहीं है? आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो डीसी का ऑफिस हो, चाहे वो एसडीएम का ऑफिस हो, बगैर पैसे के गरीबों का काम नहीं होता। ये सच्चाई है पूरे हरियाणा की। मेरा ये आज पार्टी का पहला जुलूस है और आज हमने हरियाणा में एंट्री की है। मैं अधिकारियों को बताना चाहती हूँ और शासन को भी बताना चाहती हूँ, अपने अधिकारियों के नकेल कस दो वरना हालात खराब हो जाएंगे। अगर गरीब आदमी से रिश्वत मांगी गई, अगर गरीबों के काम नहीं किए गए तो आपके काबू में नहीं आएगा। जनता इतनी खतरनाक रूप ले चुकी है। हमारे पुलिस के भाई भी यहाँ सुन रहे हैं। मैं डीसी साहब से कहना चाहती हूँ, डीसी साहब आप अधिकारियों की मीटिंग बुलाए और सुनिश्चित करें कि सभी गरीबों के बीपीएल कार्ड बने, दोबारा सर्वे हो, गांव में बसने वाले लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएं और जो गुंडागर्दी शहर में दिन रात बढ़ रही है, सरेआम किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी को उठा ले जाते हैं। आपकी पुलिस क्या करती है? पुलिस के थानों में मैंने ये देखा है, शाम होते ही इलाके के बदमाश जो स्मैक बेचते हैं, दारू बेचते हैं, थानेदार के साथ बैठकर मटर गश्ती करते हैं। ये मैंने स्वयं देखा है। मैं चेतावनी देना चाहूंगी खासकर रोहतक के प्रशासन को। आज मैं गरीब जनता के लिए खड़ी हो चुकी हूँ और किसी के साथ कोई बदतमीजी हो आप मेरे को बताना और उस थानेदार का या सिपाही का हवलदार का नाम लिख जाना, उसकी खैर नहीं है। मैं आपसे वायदा करती हूँ। मैं यह भी बताना चाहती, एक भी बेईमान अधिकारी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, ये सच्चाई है और मैं आंदोलन भी चला रही हूँ।
आपका नजराना हो, अगर किसी के साथ तुम जाती हो तो मेरे को बुला लेना, मैं उसका गला पकड़ के आपके बीच में उसको नंगा करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हमने गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है। अभी तो ये शुरुआत है, इसका आखिरी चंडीगढ़ में कुर्सी हासिल करके होगा, वैसे नहीं होगा। और जिस दिन बहुजन संघर्ष पार्टी के कार्यकर्ता चंडीगढ़ पहुंच जाएगा या MLA बनकर जाएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक भी गरीब अधिकारी, नेता या मंत्री हरियाणा में चैन की नींद नहीं सोएगा। ये मेरा आपसे वादा है। इतना काला धन इन अधिकारियों ने, इन नेताओं ने इकट्ठा कर रखा है, वो सारा काला धन इनकी इंक्वायरी करवा के सरकारी खजाने में जमा होगा और वो पैसा आपके गरीबों को खर्च होगा। ये मेरा आपको वादा है। लूट मार मचा रखी है। अगर एक सिपाही की भर्ती है तो 5 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है। 5 लाख रुपए में एक सिपाही भर्ती होता है हरियाणा में। पटवारी की भर्ती, कलर की भर्ती, पैसे का बगैर कोई नौकरी नहीं। दलाल छोड़ रखे हैं और दलालों के जरिए पैसा ऊपर तक जाता है। ये हालात है हरियाणा सरकार की। आज मैं चेतावनी देती हूँ कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने दिमाग को ठिकाने लगाओ, अपने दिमागों को ठिकाने लगाओ, वरना गरीब समाज को दिमाग ठिकाने लगाना आता है। हम सुधारना चाहते हैं, जानते हैं हम कि कैसे आप लोगों को सुधारा जाता है। मेरी आपसे फिर से अपील है, एक तो नया मुद्दा आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, खोखरा कोट का, और इनकी जमीन है, सच्चाई है, लेकिन कड़वा सच क्या है? कड़वा सच वो है कि वहाँ पर राशन कार्ड क्यों बनाए गए, वहाँ पर बिजली के खंभे क्यों लगाए गए, वहाँ पर वोट पहचान पत्र क्यों बनाए गए, वहाँ पर मीटर क्यों लगाए गए, वहाँ पर पानी की लाइनें क्यों बिछाई गई। अगर वो गैर कानूनी है तो सरकार ने सुविधाएं क्यों दी, सरकारी पैसा क्यों खर्च किया? मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के प्रशासन से। जब वोट का समय आता है तो यहाँ का सांसद, मुख्यमंत्री का राजकुमार खोखरा कोट पर जाकर वोट मांगता है। धिक्कार है तुम्हें वहाँ वोट मांगने का, अगर आप उसको उजाड़ रहे होते, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो। अगर वो लोग अवैध हैं तो मुख्यमंत्री भी अवैध है और यहाँ का सांसद भी अवैध है। पहले आप रिजाइन दो, पहले आप कुछ छोड़ो, फिर हम अपने घर खाली कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ऐलान है। जब वोट का टाइम आता है तो अवैध हो जाते हैं, फिर सही है सब कुछ, चाहे कुछ भी हो, और जब सरकार बन जाती है तो अवैध हो जाते हैं। ये दोहरी नीति हम नहीं चलने देंगे। और खोखरा कोट बात अकेला मत समझना। मेरे हरियाणा साहब भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, मैं एक फोन करूंगी और हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पुलिस का मुंह तोड़ जवाब देना है। हम खोखरा कोट को जुड़ने नहीं देंगे। मेरा चैनल उन्होंने वहां से वोट लिया है, उसके बाद हम अपने घरों को खुद खाली कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप रिजाइन नहीं करते, अगर आप कुर्सियों पर बैठे हैं और पेड़ पूजा वहां पहुंच गया तो पता नहीं वहां क्या हो जाएगा, ये मैं भी नहीं जानती। और उसको सारा विश्व देखेगा, एक हरियाणा नहीं सारा विश्व देखेगा। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हम अधूरे नहीं है, क्योंकि जब हमारे घर उजड़ जाएंगे तो जी करके क्या करेंगे। पूरा हरियाणा खोखरा कोट वासियों के लिए तैयार है। गरीब जनता रोड पर आएगी और पूरे हरियाणा में आग लग जाएगी अगर खोखरा कोट को जाएगा। ये मेरी चेतावनी। और आपका यहाँ पहुंचने पर सभी पार्टी के नेताओं की तरफ से सभी भाइयों का, मेरी माताओं का, बहनों का, सम्मानित बुजुर्गों का सम्मान करती हूँ और आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो पीड़ा मैंने उठा लिया, मैं घर में अकेली नहीं बैठूंगी, एक दिन भी नहीं बैठूंगी। जब तक जीऊंगी आखिरी सांस तक आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगी और आपको हक दिलवा कर रहूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको भी मेरी एक आवाज के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। अगर गोली चलेगी तो गोली पहले कांता की छाती पर लगेगी, जनता की छाती पर नहीं। वो सरकार बदलनी है, आवाज दो।
आराम से बैठ जाओ, आराम से। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम शांति भंग करें। जिस दिन हमने शांति भंग करने अभी चेतावनी देगा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक आए हैं तो शांतिपूर्वक जाएंगे। जिस दिन हमने शहर में शांति भंग करने उस दिन तय कहेंगे डीसी को कि आज हम शांति भंग करेंगे, तुम कर लो जो तुमने करना। हमारा आज नहीं, आज हमारा पहला जुलूस है। परिचय दो पूरे हरियाणा को, सरकार को भी, प्रशासन को भी कि हम बड़े शांति से आए हैं। हमें फोर्स की जरूरत नहीं है कंट्रोल करने के लिए। हम सब संस्कारों वाले हैं, लेकिन जिस दिन ये नौबत आएगी उस दिन हम चैलेंज करके करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करो, आराम से बैठ जाओ। होना चाहिए अधिकारी। इतने लोग जब द्वार पर आ रहे हैं वैसे भी मिलने का शिष्टाचार भी है। भैया आराम से खड़े रहो सारे, प्यार से भाई, प्यार से आराम से रहो, बात नहीं करेगा, चुप रहो। ये कह रहे हैं तो आप हमारे पास सरकार की नहीं, मेरे से गान बोला अगर दफ्तर को तो मान लीजिए आप यहीं आ रहे हैं। जो है डिस्ट्रिक्ट का अपनी भावनाओं को लेकर महामहिम गौरव जी के नाम हरियाणा की तो मैं अलग बात करूंगी, ये तो मैं थोड़ा सा तक की तरफ से मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रशासन करो। नहीं है प्रशासन नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं तो मैं कहने की आदत शौक नहीं है हमें। नंबर 2 BPL का और जो और एक हमारा क्या था इतना बड़ा जो आपने प्रदर्शन किया? देखिए, हरियाणा की नहीं पूरे देश की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मैं पूरे देश की बात आज यहाँ नहीं करूँगी। हरियाणा की जनता के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए और जो हमारे छोटे कर्मचारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, सब महंगाई से पीड़ित हैं। अमीर आदमी को कोई असर नहीं पड़ता। आज हमारा जो एजिटेशन था, शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन किया है कि महंगाई कम की जाए। हरियाणा में शहर हो या गांव हो, सबको पीने का पानी, लैट्रिन की सुविधा, 100 गज के प्लाट और BPL कार्ड की सुविधा दी जाए। उससे हटके रोहतक, स्थानीय रोहतक का एक मुद्दा है खोखरा कोट का। खोखरा कोट के बारे में आज प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खोखरा कोट को खाली किया जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन मैंने भी आज चेतावनी दी है प्रशासन को कि हम खोखरा कोट को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ की जनता अवैध है तो वहाँ के नुमाइंदे भी अवैध हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री का हल्का है वो, यहाँ के सांसद का वो हल्का है। अगर वो खोखरा कोट अवैध है तो वो वैध कहाँ से होंगे? मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ें, यहाँ के सांसद अपना त्याग पत्र दें और उसके बाद खोखरा कोट की तरफ पीड़ा पंजा भेजें। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, हम किसी भी कीमत पर खोखरा कोट को खाली नहीं करेंगे। गरीबों के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। पूरा हरियाणा, हमारे हरियाणा में बहुजन संघर्ष पार्टी कांशीराम का एक एक कार्यकर्ता सरकार का, प्रशासन का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये आज हमारा ऐलान है। और जो आज मेरी डिमांड है, अभी मेरी रोहतक से शुरुआत है, हम
विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। और मुख्यमंत्री जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, जो प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको हम जगा कर रहेंगे। ये हमारा आज से ऐलान शुरू है। कांता जी, ये जो बहुजन समाज पार्टी होगी काशीराम के नाम से है, और आप देखिए, महापुरुष किसी के बपोती नहीं है, किसी के बिके हुए नहीं हैं कि बहुजन समाज पार्टी हो चाहे बहुजन संघर्ष पार्टी हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज से जरूर थे, लेकिन हिंदुस्तान में बसने वाले ब्राह्मण से लेकर और नीचे हमारे सफाई कर्मचारी तक सबके लिए बराबर का कानून बनाया है, वो भी दलित थे। ये काशीराम जी भी उनके सिद्धांतों पर चले, आज वो इस धरती पर नहीं हैं। उनके सिद्धांतों से बहन मायावती हट चुके हैं, तो मैदान में आना पड़ा बहुजन समाज के लिए, और मैं इसका डटकर मुकाबला करूंगी। और कोई ऐसी ताकत नहीं जो कांता अरडिया को या उसके वर्करों को खरीद सके या तोड़ सके या झुका सके। थैंक यू। धन्यवाद।